हेलो डियर स्टूडेंट हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर था ये। सेकंड बुक के 3 चैप्टर हम कर चुके हैं और ये जो हमारा चैप्टर है इसका नेम है शीत युद्ध का दौर, मतलब कैसे बातों का युद्ध चलता रहा दो देशों के बीच, दो महाशक्तियों के बीच, वो हम कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, दो ध्रुवीयता को चुनौती किसने दी थी? गुटनिरपेक्षता। तो दो ध्रुवीयता को चुनौती दी गुटनिरपेक्षता ने, मतलब दोनों ही ध्रुवों में नहीं मिले बाकी देश जो हैं, ना अमेरिका के साथ मिले और ना ही यूएसएसआर के साथ मिले, बल्कि उन्होंने एक अलग ही अपनी नीति अपनाई, वो थी गुटनिरपेक्षता की नीति। तो दो ध्रुवीयता को ये चुनौती थी, चैलेंज था। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं अब। शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। कुछ देश अभी अभी आज़ाद हुए थे उस समय और वो नहीं चाहते थे कि दोनों ही गुटों में से वो किसी भी गुट में मिले, तो उनको एक मौका मिला गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत कि दोनों किसी में भी ना मिले। तीसरा विकल्प उन्हें मिल गया। दोनों महाशक्तियों के गुटों से ये अलग रहने का विकल्प उनको ये मिल गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। 5 देश शामिल थे, इनके नेम अच्छे से आपको याद रखने हैं। एक युगोस्लाविया था, दूसरा हमारा इंडिया था, तीसरा जो है वो इंडोनेशिया था, चौथा मिस्र था और 5वां जो है वो घाना था। ये 5 देश थे। 5 के नेताओं के भी नाम आपको याद रखने हैं। जैसे ये 2 यहाँ दे रखे हैं। युगोस्लाविया के नेता थे जोसेफ ब्रोज टिटो और जवाहरलाल नेहरू किसके थे? इंडिया के थे। तो ये दोनों ही यहाँ पर दिए हुए हैं। युगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों ने ही ये प्लान बनाया था गुटनिरपेक्षता वाला। इसके बाद जो बाकी 2 देश हैं, इंडोनेशिया और घाना, इसके अंदर शामिल हो गए थे। इन 3 देशों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा, इन दोनों के नाम भी आ गए हैं। इंडोनेशिया के सुकर्णो थे और घाना के वामे एनक्रुमा थे। इन्होंने भी जोरदार समर्थन किया कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन एक बिल्कुल सही आंदोलन है, इसके अंतर्गत हम दोनों गुटों की गुटबाजी से बच सकते हैं। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए थे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1921 में बेलग्रेड में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर 25 देश शामिल हुए थे। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था। पहली क्या थी कि इन 5 देशों के बीच में सहयोग रहेगा, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना है, और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय हुआ था। 1960 तक स्वतंत्र राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो सीधी सी बात है कि जो नए नए देश आज़ाद हुए हैं उनको किसी भी गुट में मिलने से रोकना था, शीत युद्ध को रोकना था और 5 देशों का सहयोग था। तो पहला जो सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में हुआ, 1961 में हुआ। इसके अंदर 25 देश शामिल हुए थे। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई, जो 2019 में 120 हो गई है। और 17 देश ऐसे थे इसमें जो पर्यवेक्षक, मतलब ऑब्जर्वर का काम करते थे। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश भी जो शामिल होते गए, जो अलग अलग जिनका फ़ायदा दिख रहा था जिनको, वो देश भी इसके अंदर शामिल हो गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा, इसलिए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी सटीक परिभाषा हम नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में किस लक्ष्य को लेकर ये चला था, बाद में इसके अंदर बदलाव आया, तो एक एक्यूरेट परिभाषा हम इसकी नहीं दे सकते हैं। वास्तव में ये आंदोलन क्या है, दरअसल ये आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं। आंदोलन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आंदोलन क्या नहीं है, नहीं ये है इसके अंदर, इसकी विचारधारा ये है कि हमें गुटों में नहीं मिलना है। तो ये नहीं वर्ड आप समझ गए होंगे। इस क्या नहीं है, ये गुटों में मिलना, ठीक है, ये नहीं है इसके अंदर भी, किसी भी गुट में नहीं मिलना है इसको। अब इसके आगे देखिए, ये तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से इसके अंदर बदलाव आया, परिभाषा हम स्टिक नहीं कर सकते हैं। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि हम आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखेंगे। देखो सीधी सी बात आपके माइंड में भी ये आता होगा कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन में जो देश शामिल हो रहे थे वो ना कभी अमेरिका के मामले में कुछ बोलेंगे, ना रसिया के मामले में कुछ बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मामला होगा उससे बिल्कुल अलग रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसे तटस्थता का पालन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है, अलग होना नहीं है।
पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। विदेश में कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर ना कोई बयान देना, ना उसके अंदर कोई बीच बचाव करना, ये होता है पृथकतावाद। लेकिन गुटनिरपेक्षता का मीनिंग ये नहीं है। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी और 1789 में ये आज़ाद हो गया था। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल अलग रखा था। तो ये गुटनिरपेक्षता नहीं बल्कि पृथकतावाद था। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत सभी देशों के साथ शांति बनाए रखना चाहता था और इस शांति को बनाए रखने के लिए उसने बीच बचाव किया था। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर रखा था कि हमारी एकता किसमें है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और पांचों देश किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। और मीन्स इसके अंदर जो देश मिले हुए थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, वो सभी देश ना तो अमेरिका के गुट में शामिल हुए और ना ही USSR के गुट में शामिल हुए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच में युद्ध करवाया नहीं बल्कि युद्ध को ख़त्म करवाया है। तो यहाँ पर हम युद्ध के अंदर शामिल होना ये नहीं कह सकते कि दूसरे देशों के बीच में युद्ध जो हो रहा था उसमें शामिल हुए। उसमें शामिल तो हुए लेकिन युद्ध को बढ़ाने के लिए नहीं, बट युद्ध को ख़त्म करने के लिए, बल्कि युद्ध को ख़त्म करने के लिए इनके अंदर शामिल हुए थे। ठीक है। अब नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, वो कौन सी थी? गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास करने था, अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी, जो हमारे सामने भी थी। जब नया नया देश आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का इंडिया के अंदर से, तब नया देश विकसित हुआ, मतलब एक नया देश बना था। और ये जो देश के अंदर क्या चीज़ें थी कि ये विकसित देश नहीं थे, ये अल्प विकसित देश थे, कम विकसित देश थे। और इन देशों के सामने उस समय समस्या थी कि वहाँ की गरीबी ख़त्म की जाए, देशों का विकास किया जाए, जो थर्ड चैप्टर में हम पढ़ भी चुके हैं। जो सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ भी ली हैं। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता है। इससे वह उपनिवेशक देश भी हो सकता है जिसे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई है। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। और 1972 में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, इसकी शॉर्ट फॉर्म UNCTAD बन जाएगी, में ट्वाइस और न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट डाली थी, इसका शीर्षक बीच में बता दिया है। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार किया गया कि व्यापार के अंदर जो प्रणाली, व्यापार की हमारी जो प्रणाली है, टैक्सेज को, जो हमारी व्यापार के ऊपर जो लगने वाले टैक्सेज है, उनकी प्रणाली को सुधार आ जाए। इसके अंदर क्या क्या किया गया? फर्स्ट पॉइंट देखिए, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश कर रहे हैं। कुछ कमज़ोर देश जो थे उनके संसाधनों को कुछ अमीर देश है वो यूज कर रहे थे। तो अब क्या कर दिया गया कि अल्प विकसित जो देश अपने संसाधनों को खुद यूज कर सकेंगे, उनको जो ये वेस्ट के, पश्चिम के जो देश हैं वो यूज नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट है कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। अल्प विकसित देश जो है अपने सामान को पश्चिमी देशों तक बेच सकते हैं, ठीक है, जिससे गरीबों को फ़ायदा होगा, गरीब देश को फ़ायदा होगा। थर्ड पॉइंट जो है उसमें है पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। अब देशों के अंदर संसाधन तो थे बट उस संसाधन को वो यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। 10th क्लास में ये चीज़ें हम पढ़ते हैं कि संसाधन तभी कोई वस्तु संसाधन बनती है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, मानव का ज्ञान होता है, इंस्टीट्यूट होते हैं, ये तभी होती है। तो टेक्नोलॉजी जो पश्चिमी देशों से मंगवाई जा रही थी गरीब देशों के द्वारा, उसकी भी लागत कम होगी, तभी ये विकसित हो सकते हैं। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भी भूमिका बढ़ेगी, जो इंटरनेशनल संस्था है उनमें भी भूमिका बढ़ेगी, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए
पहले सम्मेलन, ये हम जान गए ना कि बेलग्रेड में पहला सम्मेलन जो है 1961 में हुआ था। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों का किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देशों ने विरोध कर दिया था कि सारी जो ऊपर हमने पढ़े कि आप विकसित देश ये करेंगे, पश्चिमी देशों में सामान बेचेंगे, लागत कम आएगी इनकी, तो इस तरीके से जो विकसित देश थे उन्होंने विरोध कर दिया कि गरीब लोगों को फ़ायदा हो रहा, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका विरोध कर दिया, इसलिए मंद पड़ गई विकास की जो प्रक्रिया है। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि विकसित देश अगर विरोध कर रहे हैं तो गुटनिरपेक्ष देशों की एकता टूट सकती थी और इसको एक बनाए रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत देशों को करनी पड़ी थी। आगे का हमारा पॉइंट है भारत और शीत युद्ध। ठीक है, भारत का शीत युद्ध के लिए क्या प्लानिंग थी वो है, इसको हम देख लेते हैं अभी। भारत ने शीत युद्ध को किस नज़रिए से देखा। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने दोनों महाशक्तियों से अपने आप को अलग रखा। दूसरा, जो नए स्वतंत्र देश थे महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर जोर लगा रहे थे, उनका विरोध किया कि महाशक्तियों के किसी भी खेमे में ना जाए। भारत की नीति ने न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। देखो, शीत युद्ध हो रहा था, भारत को युद्ध नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करके शीत युद्ध की जकड़ को ढीला करना चाहता था ताकि युद्ध आगे ना बढ़े। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह से उसने मतभेदों की पूर्णव्यापी रूप लेने से रोक दिया। भाई मतलब जो रक्त रंजित युद्ध होना था वो नहीं हो पाया। भारत ने इसके अंदर बहुत कोशिश की और युद्ध को नहीं होने दिया। भारत के राजनीतिक और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए बीच बिचौलिए का काम करने का, जैसे दो लोगों का झगड़ा होता था, जब तीसरा बीच बचाव करने के लिए आता है, उन दोनों के बीच बातचीत करवाता, तो वो काम भारत ने उस समय किया। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में जब कोरियाई युद्ध हुआ था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, तो किसने बीच बचाव किया था? नेहरू जी ने बीच बचाव किया था। यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े हुए थे। जो भी संगठन जो ना तो अमेरिका का साथ दे रहे थे ना USSR का साथ दे रहे थे, उनको बनाए रखने का पुरजोर पूरे तरीके से समर्थन किया किसने? भारत ने। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा था। तो भारत ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसमें। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत को प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। मतलब गुटनिरपेक्षता की नीति को कुछ लोग आलोचित करते हैं, कुछ इसकी बुराइयां भी करते हैं, लेकिन भारत को कम से कम दो तरीकों से तो फायदा हुआ। पहला फायदा तो क्या हुआ? गुटनिरपेक्षता के कारण ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सदता हो, न कि महाशक्तियों और उसके खेमों के देशों का। दोनों महाशक्तियों को फायदा हो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया भारत ने, बल्कि अपना फायदा हो ऐसा फैसला लिया। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो दूसरी उसके करीब आने की कोशिश करे। जैसे अमेरिका जब खिलाफ हुआ तो भारत ने किसके साथ दोस्ती बढ़ा ली थी? USSR के साथ दोस्ती बढ़ा ली थी। माना जाता है कि भारत की स्टार्टिंग से ही USSR के साथ अच्छी दोस्ती है। ठीक है, महाशक्तियों में से कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक देश अगर अनदेखी कर देता तो दूसरे के साथ मिल जाता भारत। तो इस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंट पहुंच बना रखी थी। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था, इग्नोर नहीं कर सकता था, और ना ही भारत के ऊपर कोई दोष जमा सकता था। आलोचकों का तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचा। देखो, गुटनिरपेक्ष
स्वतंत्रता वाला जो आंदोलन है हमारा, उसकी कुछ बुराइयां की गई हैं। तो उसमें पहला क्या है कि इसने कोई इम्पोर्टेंट निर्णय नहीं लिया, ये बचता रहा हमेशा। सेकंड है, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता कर ली थी। देखो, ये बोला था भारत ने कि दोनों में से किसी के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन 1971 में दोस्ती की थी यूएसएसआर के साथ। लेकिन यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि दोस्ती क्यों की थी, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था पूर्वी पाकिस्तान पर, और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जो है उसमें वहाँ पर इंडिया को सेना भेजनी पड़ी थी, और इंडिया को सैनिक हथियार या सेना की ज़रूरत पड़ी तो वो कहाँ से मंगवाई गई थी? सोवियत संघ से मंगवाई गई थी। तो इसलिए सोवियत संघ से दोस्ती करना भी ज़रूरी था। तो ये चीज़ें आगे क्लियर भी कर रखी है कि बांग्लादेश संकट के कारण सोवियत संघ की हेल्प ली गई थी, उसके साथ मिला नहीं गया था। मतलब युद्धों में उसके साथ शामिल होने का ऐसा कोई मतलब तरीका नहीं था, बस उसकी हेल्प ली गई थी जब बांग्लादेश बना, जब पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ पाकिस्तान से। ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ कैसे टूटा, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ कुछ परमाणु संधि दी हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परमाणु संधियाँ हैं, ये आपको करनी है। ठीक है, 6 हैं ये। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, LTBT इसका नाम है। वायुमंडल बाहरी अंतरिक्ष यानी पानी के अंदर परमाणु हथियार को जो परीक्षण है उसको ना तो अमेरिका करेगा और ना ही USSR करेगा। इस संधि के ऊपर सिग्नेचर किए थे। परमाणु है प्रसार संधि, इसमें भी ये चीज़ रखी गई थी कि परमाणु शक्ति संपन्न देश ये एटम बम जो है उनको रख सकते हैं, बाकी देश इसमें नहीं रख सकते। इसमें 5 देश ऐसे थे जो एटम बम रख सकते थे, अमेरिका, सोवियत संघ जो बाद में रूस बन गया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश ही इसको रख सकते थे। आगे है सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता फर्स्ट। इसके अंदर क्या बताया गया है कि सामरिक स्तर पर वार्ता का पहला चरण 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में मतलब हथियारों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए इन दोनों नेताओं ने मीटिंग की। उसके बाद सेकंड वार्ता की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर आ गए थे और रसिया के वही रहे थे। इन दोनों ने फिर मीटिंग की, क्योंकि राष्ट्रपति बदल गए तो मीटिंग होती रही। सेम आगे यही है सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि फर्स्ट में। इसमें राष्ट्रपति अमेरिका के तो थे जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के थे गोरबाचेव। इन्होंने भी ऐसे ही हस्ताक्षर किए कि आगे से परमाणु बमों का जो जखीरा है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। फिर सेकंड वार्ता हुई, उसमें क्या हुआ, जो राष्ट्रपति है रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन आ गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति वही रहे। इसके रूस के राष्ट्रपति बदल गए तो दोबारा से जो है डिसीजन लेना ज़रूरी था। तो इसमें भी यही चीज़ बताई गई, डेट सब कुछ यहाँ पर दिया, उसको आप डिटेल में पढ़ लेना। गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछल लघु बनने। गुट निरपेक्षता का क्या मीनिंग है कि भाई हम जो छोटे देश हैं ना, उनको किसी का चमचा बनने की ज़रूरत नहीं, किसी बड़े देश का चमचा बनने की ज़रूरत नहीं। हम स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं गुट निरपेक्षता के आंदोलन में शामिल होकर। वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाई गई थी जिसके अंदर देश शामिल हो सके, और किस लिए किया गया था, ताकि शीत युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट हमारा जो वर्क की टर्न होगी उस दिन हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इस चैप्टर को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप डिटेल में रीड कर लेना, अपनी बुक में से रीड कर लेना, और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा, और आगे इस चैप्टर के बेस के ऊपर ही चैप्टर्स हैं, तो इसको ज़रूर आप रीड कर लेना। गुड बाय।